जय बाबा केदारनाथ। तो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग यात्रा करेंगे उत्तराखंड के चारों धाम की, जिसमें हमारे रहेंगे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बाबा बद्रीनाथ। इन चारों धामों की यात्रा करने में करीबन 9 से 10 दिन लग जाते हैं, जिसकी शुरुआत होती है हरिद्वार से। आप चाहें तो अपने चारों धाम की यात्रा को ऋषिकेश से भी प्रारंभ कर सकते हैं, पर यहाँ पर हरिद्वार में आपको मिलती है हर की पौड़ी। और यहाँ के घाट को चारों धाम यात्रा का पहला पड़ाव माना जाता है, जहाँ पर गंगा में स्नान करने के बाद में डुबकियाँ लगाने के बाद में आपका शुद्धिकरण हो जाता है। उसके बाद में हम लोग पहुँचते हैं माता मनसा देवी। और इस यात्रा में हम लोग किसी भी तरह का कोई भी व्यक्तिगत वाहन नहीं करेंगे। जहाँ पर भी जाएंगे, जिधर भी जाएंगे तो सार्वजनिक वाहन से, जिससे हमारी काफी सारी धन की बचत तो होगी ही, साथ में हमें देखने को मिलेंगे ये बड़े बड़े पहाड़। और आपको साथ में खाने पीने की जगह भी बताऊंगा, जहाँ पर आप बहुत ही स्वादिष्ट और देसी खाना प्राप्त कर सकेंगे। और यात्रा में बहुत ज्यादा मुश्किलें आने वाली हैं, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े पहाड़ और घनी चट्टानों के बीच में होते हुए आपको जाना पड़ेगा, जिन्हें पार करके आप लोग पहुँच जाएंगे यमुनोत्री धाम, जहाँ पर आपको प्रकृति के कुछ ऐसे दर्शन देखने को मिलेंगे जिन्हें देखकर आप आश्चर्य करने लग जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर बने हुए हैं खोलते हुए पानियों के कुंड, जिसमें चावल और आलू को डालकर पकाया भी जा सकता है और इसे खाया भी जा सकता है, जो कि मैंने खाया था। इसके बाद में हम लोग जाएंगे उस स्थान पे जहाँ पर यमुनोत्री निकली हुई है, मतलब जमुना मैया निकली है। यहाँ का पानी आप बोतल में भरकर घर पे भी ले जा सकते हैं। इसके बाद में हम लोग जाएंगे गंगोत्री धाम। यहाँ पर पहुँचने के लिए ज़्यादा चढ़ाई नहीं करनी होती है। इसके बाद हम लोग निकलेंगे केदारनाथ के लिए। केदारनाथ जाने से पहले काफ़ी अच्छे सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये ब्रिज देखने को मिलता है। ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम और श्रेष्ठ ब्रिज है। और हम पहुँच जाएंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। यहाँ कैसे पहुँचना है और किस तरह से आपको यात्रा को पूर्ण करना है, वो मैं पूरी डिटेल वीडियो में बताऊंगा आगे चल के। हमारा आखिरी और अंतिम पड़ाव रहेगा बाबा बद्रीनाथ जी के दर्शन करना, जहां पर हम सुबह की आरती में शामिल होंगे। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं उत्तराखंड के चारों धाम की यात्रा। बोलो बद्री विशाल की जय। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय सिंह। तो आप लोगों का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है जकुस। तो अभी मैं आ चुका हूं हरिद्वार में, और ये है हरिद्वार का रेलवे स्टेशन, जहां से हम अपने चारों धाम की यात्रा की शुरुआत करते हैं। आज मेरा पहला दिन है और सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं हर की पौड़ी, जो कि रेलवे स्टेशन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर था। तो और यहाँ के घाट पर स्नान करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, और अक्सर जो भी चारों धाम की यात्रा शुरू करते हैं वो यहाँ पर आकर पहले स्नान करते हैं, उसके बाद में फिर मनसा देवी मंदिर के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ से हम लोगों को पहुँचना होगा मनसा देवी मंदिर, जो कि हर की पौड़ी से बहुत ज़्यादा दूरी पर तो नहीं है, पर एक पहाड़ी पर स्थित होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। और यहाँ पर चारों धाम की यात्रा की सफलता के लिए हम आशीर्वाद लेते हैं माता का, और फिर यहाँ से चारों धाम की यात्रा के लिए निकलना होगा। पर यहाँ पर हमें एक दिन का हरिद्वार में स्टे करना ही होगा, क्योंकि हरिद्वार के बस स्टैंड से, जो कि रेलवे स्टेशन के सामने बना हुआ है, यहाँ से सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में उत्तरकाशी के लिए बसेस जाती हैं। अगर किसी कारणवश आप हरिद्वार के सरकारी बस स्टैंड पर सुबह 8 बजे से पहले नहीं आ पाते हैं, तो सरकारी बस स्टैंड के बाहर भी काफ़ी सारी प्राइवेट एजेंसियां बनी हुई हैं, जो कि सुबह 9 बजे तक टूरिस्टों को या फिर जो यात्री होते हैं उनको उत्तरकाशी ले जाती हैं। पर ध्यान रहे कि जो प्राइवेट एजेंसियां हैं वो भी 9 बजे या मैक्सिमम 10 बजे तक ही यात्रियों को ले जाती हैं। उसके बाद में कोई भी साधन आपको उपलब्ध नहीं होगा उत्तरकाशी पहुँचने के लिए, क्योंकि अगर सुबह 9 बजे भी यहाँ से निकलते हैं उत्तरकाशी के लिए, तो उत्तरकाशी पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है, और शाम के बाद में कोई भी किसी भी तरह का वाहन उन पहाड़ी इलाकों में नहीं चल सकता है। इसी वजह से यहाँ के जो वाहन होते हैं जो कि हरिद्वार से चलते हैं, वो सुबह 9 बजे तक ही उपलब्ध रहते हैं। इन पहाड़ों और वादियों से होते हुए आप उत्तरकाशी पहुँचे, उससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी और आपको देना चाहता हूँ कि जब भी आप चारों धाम की यात्रा पर जाते हैं तो उससे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। मतलब कि उत्तराखंड सरकार को बताना होता है कि हम लोग चारों धाम की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के समय आपको स्लॉट भी मिल जाता है, जो सा स्लॉट खाली होता है उस स्लॉट में आप अपना यात्रा को बुक करवा सकते हैं और यात्रा कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं तो आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। आप आधार कार्ड को भी दिखाकर यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं, पर उचित यही रहेगा कि आप रजिस्ट्रेशन कर लें। इसकी कोई फीस नहीं होती है और गवर्नमेंट के पास में आपका रिकॉर्ड भी रहता है। रास्ते
में इस तरह के चेक पॉइंट मिलते हैं जहां पर सामान की तो चेकिंग होती है, साथ में आपके आधार कार्ड या रजिस्ट्रेशन कार्ड भी देखा जाता है। आदेश दिया गया है कि आज व कल होने वाले बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिस कारण सभी यात्रीगणों को सूचित किया जाता है कि आप सभी यात्रीगण किसी भी धाम या कहीं भी जाने का प्रस्थान न करें। धन्यवाद। अगर बारिश बहुत ज़्यादा है तो इस तरह की अनाउंसमेंट वहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा होती है और आपकी यात्रा को रोका भी जा सकता है और पास के किसी भी कस्बे या शहर में जाने के लिए फिर से बोला जा सकता है। भले ही भारत के मध्य भाग और दिल्ली, राजस्थान यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, पर यहाँ पर अभी भी मौसम चेंज होता रहता है और टेम्परेचर कम ही रहता है और कहीं पर भी कैसे भी बारिश होने लग जाती है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड वगैरह होने लग जाती है। तो हमारी बस भी यहाँ पर फंस गई थी। तो हम लोग करीबन 4 बजे उत्तरकाशी पहुँच चुके थे और उत्तरकाशी में ही बस स्टैंड पर हमें लगी हुई बस मिल गई थी, मतलब कि बिल्कुल खड़ी हुई थी और जाने को तैयार थी। तो हम तुरंत ही बस में सवार हो गए और पहुंच गए थे हम बरकोट बहुत बड़ा टाउन नहीं है, पर हाँ यहाँ पर आपको अगर स्टे करना है तो काफ़ी सारे लॉज और होटल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने लॉज में ये रूम लिया था जो कि मुझे 400 रुपये का मिला था और रूम देख सकते हैं ये इस तरह का रूम था। बरकोट से जानकी चट्टी जाने के लिए सुबह 7 बजे बस मिल जाती है, पर मैंने यहाँ पर एक दिन का स्टे करना चाहा था और यहाँ पर मैं करीबन 3 बजे तक रुका और 3 बजे फिर यहाँ से चल जाता हूँ मैं जानकी चट्टी। बरकोट से जानकी चट्टी जाने के लिए जो बस का किराया होता है वो 60 से 70 रुपये होता है और करीबन 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है। जानकी चट्टी में अगर बात करें खाने की तो यहाँ पर ज़्यादा महंगा खाना नहीं है, आपको 100 रुपये से 150 रुपये में थाली मिल जाती है। तो थाली में भी कोई लिमिट नहीं होती है। खाने पीने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है क्योंकि यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट से लेकर ढाबे तक मिल जाते हैं। ढाबे पर मैंने गया था जहाँ पर मुझे जो थाली मिली थी वो 120 रुपये की थी और जिसमें भरपेट खाना खाया जा सकता है। जानकी चट्टी से जो यमुनोत्री धाम की चढ़ाई है वो करीबन 5 किलोमीटर की है और यहाँ पर चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करना होता है, बहुत कठिन होता है। तो इसके लिए हम सुबह यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो आज रात को मैंने यहीं पे जानकी चट्टी में स्टे किया था। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम की जो यात्रा है वो सुबह 6 बजे से चालू हो जाती है और शाम को 4 बजे तक चलती है। 4 बजे के बाद में बंद कर दिया जाता है। तो अभी 6 बजने वाले हैं और मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ यात्रा करने के लिए। तो जानकी चट्टी में ये जो आप रूम देख रहे हैं ये मैंने रात को रेंट पर लिया था जो कि 300 रुपये का मुझे पड़ा था और ये लॉज है। तो इस लॉज का नाम है काली कमरे वाली और ये सबसे सस्ता यहाँ पर मिलता है, इससे सस्ता आपको नहीं मिलेगा। बाकी जो प्राइवेट हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा लेते हैं, 500 से नीचे तो कोई लेता नहीं है। और यहाँ पे व्यवस्था भी अच्छी थी, बस थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम था और वो कोई इशू नहीं है। काली कमले वाली एक ट्रस्ट है जिसके द्वारा जो धार्मिक यात्राएं होती है वहाँ पर जो यात्री लोग होते हैं उनकी ठहरने की व्यवस्था करवाई जाती है, मतलब कि एक लॉज होती है और ये आपको जो धार्मिक यात्राएं होती है वहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो आप जहाँ पर भी धार्मिक यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ पर पता कीजिए कि काली कमले वाली कोई ट्रस्ट है, तो वहाँ पर अगर आप स्टे करते हैं तो काफ़ी सस्ते आपको रूम वहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड की गवर्नमेंट के द्वारा टूरिस्ट रेस्ट हाउस भी बनाए गए हैं, पर यह बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। इनका जो रेट था वो 1100 रुपये था, जो कि मेरी तो लिमिट से बाहर। रास्ते में आपको इस तरह के साइन बोर्ड भी देखने को मिलेंगे और अगर आपकी तबीयत ख़राब रहती है, आप हार्ट पेशेंट है, तो आप अपनी मेडिसिन वगैरह ज़रूर साथ में लेकर आए, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर आने वाली है। और देख सकते हैं आप पूरा का पूरा यात्रा पाथ खाली पड़ा हुआ है और यही कारण है कि मैंने जानकी चट्टी में रुकने का विचार बनाया था, क्योंकि मुझे यात्रा जो स्टार्ट करनी थी, शुरू करनी थी, सुबह सबसे पहले करनी थी और मुझे इसी बात का सुकून मिला कि मुझे पूरा पाथ खाली दिखाई दिया। तो देख सकते हैं कि कितना कठिन पाथ बनाया हुआ है पत्थरों के नीचे से होते हुए, पर वास्तव में यहाँ का जो आप दृश्य देख रहे हैं ना, गजब ही है। मेरे तो आंखों में ऐसा भा गया था ये दृश्य कि पूछिए मत। देखिए आप सामने झरना झर रहा है और इस तरह के कई सारे झरने आपको रास्ते में दिखने को मिलेंगे। चारों धामों की सबसे ज़्यादा जो रोमांचक यात्रा मेरे को लगी वो यही यमुनोत्री की लगी थी। यहाँ पर एक तो भीड़ बहुत कम होती है क्योंकि अधिकतर जो लोग होते हैं वो केदारनाथ के लिए ही दर्शन के जाते हैं और यहाँ पर कम ही लोग आते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर भीड़ भी कम होती है। तो ये यमुनोत्री धाम के लिए आप देख सकते हैं कि पाथ कितना ब्यूटीफुल है और पहाड़ों के बिल्कुल नीचे से होते हुए जा रहा है। अद्भुत नज़ारा है, ऐसा लग रहा है कि मानो आप प्रकृति की गोद में आ चुके हैं। तो अभी तक हम लोगों ने यात्रा किस तरह से की है उसका एक बार मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ।
तो सबसे पहले हम लोग हरिद्वार आए थे और हरिद्वार से 4 धाम की अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा उत्तरकाशी। तो हम लोग उत्तरकाशी आ गए थे। उत्तरकाशी एक तरह से चारों धाम का मेन चौराहा है, यहाँ से आप चारों धाम के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग आ गए थे बरकोट के लिए और बरकोट से फिर हम लोग आ गए हैं जानकी चट्टी के लिए। अगर आप चाहें तो उत्तरकाशी से सीधे जानकी चट्टी भी आ सकते हैं। बसेस जो है वो सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में चलती हैं, जो डायरेक्टली आपको 11 या 12 बजे तक जानकी चट्टी पहुंचा देती हैं। पर यकीन मानिए जिस तरह से मैं यात्रा कर रहा हूं या जिस रूट को मैं फॉलो कर रहा हूं, अगर उस रूट से आप आते हैं और उसी तरह से यात्रा करते हैं तो आपको चारों धामों की यात्रा बहुत आसान तरीके से हो जाएगी और बहुत कम भीड़ आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं पूरा पाथ खाली है। और यदि आप जानकी चट्टी से 12 या 1 बजे यात्रा को प्रारंभ करते तो यकीन मानिए आपको पूरा का पूरा ये जो पाथ है ना वो भरा हुआ दिखाई देता, क्योंकि रिटर्न आने वाले भी लोग आते और यहाँ से जाने वाले भी लोग आते, तो बीच में आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती। अभी सिर्फ जाने वाले लोग ही हैं, रिटर्न कोई भी नहीं है, इसी वजह से पूरा पाथ खाली है। 5 किलोमीटर के ट्रैक पार करते हुए बहुत ही कम आपको दुकानें देखने को मिलेंगी, तो खाने पीने का खास ध्यान रखें, साथ में लेकर आएँ तो ज़्यादा अच्छा है। पीने की समस्या यहाँ नहीं होगी क्योंकि जगह जगह आपको झरने दिखाई देंगे जिनका पानी आप पी सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। रास्ते में मुझे ये बाबा जी मिले जो कि 70 साल की उम्र होगी कम से कम इनकी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यात्रा तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट की थी और रास्ते में ये मिल गए हैं, तो क्या ये आधी रात को ही वहाँ से निकल दिए थे पता नहीं। पर इनकी जज्बे को देखकर, इनकी शक्ति को देखकर मैं हैरान था कि इतनी ज़्यादा उम्र होने के बावजूद यात्रा को बड़ी आसानी तरीके से ये कर रहे थे। आप चाहें तो घोड़े खच्चरों के द्वारा जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम की यात्रा कर सकते हैं, जिसका किराया करीबन 2,500 से 3,000 रुपये तक का होता है और सीजन में यह ऊपर ज़्यादा भी हो जाता है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी चारों धाम की यात्राओं का पहला धाम यमुनोत्री धाम, और यहाँ पर मंदिर में दर्शन से पहले आप चाहें तो पूजा सामग्री वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। याद रहे चावल की पोटली ज़रूर ले लें, और अगर आप घर से आलू लेकर आएँ तो और भी बढ़िया है, क्योंकि अंदर जो यहाँ पर कुंड बने हुए हैं जिसे सूर्य कुंड बोला जाता है, और वहाँ पर खोलता हुआ पानी रहता है जिसके अंदर चावल को डाला जाता है और आलूओं को डाला जाता है, जिससे कुछ ही देर में वो पक जाते हैं और फिर उनको घर पर लाया जाता है तथा उनकी प्रसादी बनाकर सबको वितरण की जाती है। तो मंदिर के अंदर आपको कई सारी इस तरह की धाराएं मिल जाएंगी जो कि बिल्कुल गर्म खोलते हुए पानी से निकल रही हैं। अगर आप इनमें डायरेक्टली हाथ भी लगा दोगे तो आपका हाथ जलने का भी खतरा रहता है। यही धाराएं जाकर सूर्य कुंड नीचे बना हुआ है उसमें जाकर मिल जाती हैं और उसका जो पानी होता है वो गर्म रहता है, वहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। पर कुछ लोग यहाँ पर ठंडा पानी मिलाकर फिर स्नान करते हैं, जो कि ठीक भी रहता है क्योंकि पानी गर्म काफ़ी ज़्यादा रहता है। और आप देख सकते हैं ये रुका हुआ कुंड है, इस वजह से इसका पानी ख़राब हो रहा है। और अंदर जाके अभी मंदिर के बगल में बिल्कुल देखेंगे तो वहाँ पर एक कुंड बना हुआ है जहाँ पर चावल और जो आप आलू वगैरह लेकर आए हैं तो उसमें डाल सकते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मंदिर परिसर के अंदर, और सामने ही ये आप नीचे जाता हुआ जीना देख रहे हैं, ये सूर्य कुंड की ओर जाता है जहाँ पर स्नान किया जा सकता है। और ये सामने मंदिर देख रहे हैं, यही मेन मंदिर है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि पहाड़ियों के बिल्कुल बीच में इसको बनाया हुआ है। ये मंदिर में प्रवेश द्वार है जहाँ पर अंदर जा सकते हैं, पर अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, इसीलिए आपको मैं अंदर दर्शन नहीं करवा सकता मंदिर के। पर यहाँ पर बने हुए जो दिव्य कुंड हैं उनके दर्शन जरूर मैं आपको करवाना चाहूँगा, जिसमें कि खोलता पानी उबलता ही रहता है 24 घंटे। क्या है चावलों की जो बाहर से मिल जाती है वो इसमें डाल देंगे, ये पक जाएंगे। तो हमें अपने चावल पकने का करीबन 2 से 3 मिनट तक इंतज़ार करना होगा। तब तक यहाँ पर जो ये कुंड का पानी बाहर निकल रहा है उबलता उबलता, इसको हम अपने घर के लिए ज़रूर भर के ले जाएंगे। तो मैंने कोशिश की कि इसको मैं अपनी प्लास्टिक की बोतल में भर लूँ, पर ये मेरी बेवकूफ़ी थी क्योंकि बोतल पूरी पिघलने लगी थी। फिर जल्दी से मैंने इसको ठंडे करने की कोशिश की। तो यहीं पर पंडित जी खड़े होते हैं जो कि बिल्कुल मेरी एज के ही थे, और इनसे मैं अपनी पोटली लेने की बात बोलता हूं तो ये मंत्रों के उच्चारण से मुझे बताते हैं कि इस पोटली का या इन चावलों का किस तरह से इस्तेमाल करना है, उसकी किस तरह से प्रसादी बनानी है। तो इनके द्वारा मुझे ये भेंट की गई थी।
तो मैं अब चावल की पोटली ले चुका हूँ और अब इसको मैं अपने घर पर आइए अब हम लोग चलते हैं यमुना मैया के दर्शन करने के लिए, जो कि कालिंदी पर्वत से निकल रही हैं। तो ये आप पहला स्वरूप इनका देख सकते हैं। बहुत लंबी धारा नहीं दिखेगी आपको यहाँ पर ये प्योर यमुना नदी है, जो कि अब इनको हम बोतल में भर लेते हैं। हालांकि जो प्लास्टिक की बोतल में नहीं भरना चाहिए, पर मेरे पास में वहाँ पर कोई भी मेटल की बोतल नहीं थी, तो इसी वजह से मुझे प्लास्टिक की बोतल में भरना पड़ा। और देख सकते हैं यहाँ के जो कुत्ते भी हैं ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा घने बालों के हुआ करते हैं। और क्योंकि यहाँ ठंडा मौसम रहता है, इसी वजह से वो प्राकृतिक ने उनको इस तरह का स्वरूप दे दिया है, बहुत सारे बाल दे दिए हैं ताकि उन्हें ठंड कम लगे। तो अभी रास्ते में जाते हुए हमें भैरव बाबा का मंदिर भी मिलता है, जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। और चलते चलते अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो भी चारों धाम की यात्रा की है, तो सबसे फेवरेट जो मेरी यात्रा रही वो यमुनोत्री धाम की रही, क्योंकि यहाँ पर अद्भुत नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। तो यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हमें ये बड़ा सा गेट दिखाई दिया, जिसमें यमदेव हैं, शनिदेव हैं और ऊपर माता यमुना देवी बैठी हुई हैं। तो ये यमदेव और शनिदेव जो हैं वो माता यमुना देवी के भाई हैं। इसी वजह से ऐसा बोला जाता है कि अगर आप यमुना देवी में दर्शन कर लेते हैं या स्नान कर लेते हैं, तो आप ऊपर उन दोनों की भी कृपा हो जाती है, शनिदेव और यमदेव की। तो इस तरह से हमारी चारों धामों की यात्रा में जो पहला धाम था मेरा सबसे फेवरेट यमुनोत्री धाम, अब पूर्ण हो चुका है। अभी हम लोग जानकी चट्टी की जो बस स्टैंड है वहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ से हमें बस मिल जाएगी जो कि हमें उत्तरकाशी तक ले जाएगी। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि उत्तरकाशी एक ऐसा चौराया है जहाँ से चारों धाम की यात्रा पूर्ण की जा सकती है। उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम जाने के लिए बसेस भी जाती हैं, पर वह सुबह के समय जाती हैं और हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे। करीबन 2 बजे हम लोग उत्तरकाशी पहुंचे थे। और उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम जाने के लिए जो शेयर टैक्सीज भी चलती हैं, तो अगर आप किसी से पूछेंगे तो कोई भी आपको बता देगा कि शेयर टैक्सीज कहाँ से मिलती हैं, क्योंकि पूरा उनका टैक्सीज का यूनियन बना हुआ है और सभी के रेट फिक्स होते हैं, जिनके 400 या 500 रुपये लेते हैं। तो हम लोग 400 रुपये देकर पहुँच गए थे गंगोत्री धाम। तो जोर से बोलो जय हो माँ गंगा मैया। तो ये सामने आप एंट्री गेट देख रहे हैं, ये मेन एंट्री गेट है जहाँ से आप गंगोत्री धाम मंदिर परिसर में जा सकते हैं। पर सबसे पहले हमें घाट जाना होगा जहाँ पर स्नान करने होंगे, उसके बाद में हम लोग आएंगे मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये प्यारा सा घाट बना हुआ है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि भागीरथी नदी बह रही हैं और यही भागीरथी नदी आगे जाकर अलकनंदा से मिलती हैं और फिर इनका नाम गंगा हो जाता है। तो अभी यहाँ तक जो नदी का नाम है वो भागीरथी नदी है। और अगर इसी मंदिर के और आगे चल जाएंगे तो गौमुख आ जाता है, जहाँ से ये भागीरथी जी का उद्गम हुआ है, या फिर बोले तो गंगा जी का उद्गम हुआ है। पर वहाँ जाने के लिए परमिशन लेनी होती है, तो वो कैसे लेनी होती है वह मैं आपको सुबह बताऊँगा। यहाँ का जो पानी है ना वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। जब मैंने यहाँ पर स्नान किया तो पूरा का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था, इतना ज़्यादा ठंडा पानी था, क्योंकि ये सीधे ग्लेशियर से आ रहा है, तो इस वजह से इसमें ठंडक बहुत ज़्यादा है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं और माँ गंगा मैया के जो मंदिर है वहाँ के दर्शन करते हैं। यहाँ पर संध्या आरती जो होती है वो 2 होती है, एक तो घाट पर होती है जहाँ पर भागीरथी नदी को आरती की जाती है, और एक मंदिर परिसर में मंदिर जो बना हुआ है माँ गंगा देवी का, वहाँ पर आरती होती है। तो हम दोनों आरतियों में शामिल होंगे। और मंदिर के अंदर और भी काफ़ी देवी देवताओं की प्रतिमाएँ बनी हुई हैं, मतलब मंदिर बने हुए हैं जहाँ के आपको दर्शन करने होते हैं। और यहाँ पर जो गंगा मैया के जो मेन मंदिर है वो खुलने का समय जो रहता है वो सुबह 7 बजे से 2 बजे के बीच में रहता है और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक के बीच में रहता है। तो ये है सामने आप देख सकते हैं, ये जो मंदिर है ये मेन मंदिर है जो कि गंगा मैया का मंदिर है। और अभी यहाँ पर छोटा दरवाज़ा खुला हुआ है जहाँ दर्शन करने के लिए, बट जब आरती होती है तब ये जो सामने मेन दरवाज़ा देख रहे हैं ये खुल जाता है और भक्तजन यहाँ पर आरती में बैठ सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं। ये पूरा जो दैलान देख रहे हैं यहाँ पर शाम को काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग जाती है और सभी लोग बाहर ये पूरा मैदान जो देख रहे हैं यहाँ पर बैठ जाते हैं और यहीं पर आरती करते हैं। बाकी यहाँ पर और भी माताओं के मंदिर हैं जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर भोलेनाथ जी हमारे विराजित हैं, तो उनको भी आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ के घाट पर आपको एक प्राचीन मंदिर जरूर देखने को मिलेगा जो कि प्राचीन भागीरथी तपस्वी स्थल बोला जाता है, और यहाँ पर आप दर्शन करने के लिए ज़रूर आइए। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में फिर यहाँ पर आरती हो रही थी, तो उस आरती में मैं शामिल हो गया था जो कि बिल्कुल घाट पर हो रही थी।
कमसे कसेरे मम हलो संसारे अली एंजे संध्या हो चुकी है और अब देख सकते हैं कि यहाँ पर आरती की तैयारी हो चुकी है और बीच का गेट खोल रहे हैं जिससे माँ गंगा मैया के सभी लोग दर्शन कर सकें और आरती को देख सकें। तो शाम होते ही अब ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो रात को स्टे करते हैं क्योंकि उन्हें आरती में शामिल होना होता है। तो आज हम शाम की आरती में शामिल होने का सौभाग्य मिला है। यदि आप शाम की आरती में शामिल होना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर स्टे करना ही होगा और यहाँ पर होटल्स और लॉज भी हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है पर हैं, तो उनमें आप स्टे कर सकते हैं अगर आपको आरती में शामिल होना है। और खाने पीने की बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट और ढाबे बने हुए हैं जहाँ पर आप 100 रुपये से लेकर 150 रुपये की थाली होती है जिसमें भरपेट भोजन होता है। तो वो मैंने यहाँ पर लिया था और बहुत ही एकदम बगैर लहसुन प्याज का यहाँ पर आपको खाना दिया जाता है या फिर भोजन प्राप्त होता है। माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको यहाँ पर जहाँ मैंने स्टे किया था वहाँ की वीडियोस नहीं शूट कर पाया था, तो वो आपको मैं शो नहीं कर सकता कि किस तरह का मेरा जो रूम था वो था। और यहाँ पर जो रूम लिया था वो मुझे 250 रुपये का पड़ा था और अगर रूम अवेलेबल होते हैं तो काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, नहीं तो बहुत महंगे मिलते हैं। और यहाँ से जो वापस वाहन मिलते हैं वो करीबन 8 या 9 बजे से स्टार्ट होते हैं जाना, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। तब तक मैं इस मार्केट को घूम रहा था, जो छोटी सी मार्केट यहाँ पर है। और यहीं पर मैं परमिट का भी पता करना चाह रहा था कि अगर हमें गौमुख जाना है तो कहाँ से हमें परमिट लेना होगा। तो गंगोत्री धाम में ही आप वन विभाग का एक ऑफिस बना हुआ है जहाँ पर आप परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ के लगे हुए बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से आसपास में तीर्थ स्थल हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं ट्रैकिंग करते हुए। यहाँ किसी तरह का कोई वाहन नहीं चलता है। तो यदि आप गौमुख जा रहे हैं जहाँ से गंगोत्री निकली हुई है, जहाँ से गंगा मैया निकली हुई हैं, तो वहाँ जाने के लिए आपको 18 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होती है। और ट्रैकिंग करते समय आपको यहाँ से परमिशन लेनी होती है। ये जो वन विभाग हैं इनका जो टाइमिंग देख लीजिए, इनकी जो परमिशन लेने की टाइमिंग है वो 8 बजे से लेकर 10 AM तक और 5 बजे से रहती हैं। और दूसरी अगर बात करूँ, अगर आप ट्रैकिंग पे जाएंगे तो आपको एक गाइड साथ में दिया जाएगा और किसी भी तरह का कोई भी पॉलीथीन वगैरह ऊपर ले जाना अलाउ नहीं है। और अगर आप ले भी जाते हैं तो रिटर्न में वापस उतनी ही पॉलीथीन आपको लेकर वापस आनी पड़ेगी, अन्यथा आपको बहुत बड़ा फाइन लग सकता है। तो इस तरह से हमारा गंगोत्री धाम भी कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छे से दर्शन हो चुके हैं, सुबह शाम की आरती में शामिल हो चुके हैं। तो अब हम वापस से रिटर्न हो रहे हैं क्योंकि 8 बजे वाहनों का आना जाना चालू हो जाता है। तो हम सुबह 8 बजे ही निकल आते हैं उत्तरकाशी के लिए। उत्तरकाशी में आपको एक दिन रुकना होगा और यहाँ पर रुकने के लिए मैं आपको बेस्ट ऑप्शन बता रहा हूँ कि सरकारी जो बस स्टैंड बना हुआ है बिल्कुल उसी के सामने एक धर्मशाला बोल सकते हैं उसको, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। बिरला धर्मशाला इसको बोला जाता है। और यहाँ पे जो प्राइस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल होते हैं। यहाँ पर आपको डॉर्मेट्री भी मिल सकती है और सिंगल रूम भी मिल सकता है, डबल रूम भी मिल सकता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर बुकिंग कर सकते हैं, यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। साफ़ सफाई की मैं बात करूँ तो बहुत ही यहाँ पर अच्छी साफ़ सफाई होती है। हाँ, यहाँ पर जो लेटरिन बाथरूम होते हैं वो रूम में अटैच नहीं होते हैं, उसके लिए आपको सार्वजनिक जो उन्होंने टॉयलेट बना रखी है वहाँ का इस्तेमाल करना होता है, पर यकीनन वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं। और उत्तरकाशी में खाने पीने की बात करें तो 100 से 150 रुपये में यहाँ पर थाली मिल जाती है जिसमें आपको मिलता है पालक की सब्जी है, रोटी है और सलाद है। रोटी अनलिमिटेड है, जब तक पेट नहीं भर जाता खा सकते हैं। स्वाद और एवरेज है, ज़्यादा कोई खास नहीं। ये मेरे साथ में 2 माताजी हैं जो कि यमुनोत्री से हमें साथ में मिली थी और हम साथ में ही यात्रा कर रहे हैं। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बता देता हूँ कि अगर आप उत्तरकाशी से केदारनाथ के लिए जाना चाहते हैं तो सोनप्रिया तक बसेस मिल जाती हैं। पर विशेष ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि इनकी जो बुकिंग होती है वो आप एक दिन पहले कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और बसेस फुल हो जाती हैं। मतलब सीट अगर फुल हो गई तो आपको फिर बैठने नहीं दिया जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर अब सीट नहीं है तो आप खड़े होकर यात्रा कर लें, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। और आप इसकी शाम को 4 बजे बुकिंग कर सकते हैं अगली जो बस जाएगी। और बस यहाँ
यहाँ से सुबह 6 बजे निकल जाती है सोनप्रयाग के लिए। सोनप्रयाग के लिए सिर्फ 1 या 2 बसें ही होती हैं सुबह, और बिल्कुल सुबह ही होती हैं। अगर वो आपसे मिस हो जाती हैं तो फिर आपको रुद्रप्रयाग होते हुए जाना पड़ेगा। तो रुद्रप्रयाग के लिए अगर बसेस हैं तो वो भी 8 बजे तक ही मिलती हैं। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें, और इनकी जो प्लानिंग है वो एक दिन पहले ही आप कर लीजिए और टिकट ले लीजिए। और 6 बजे काउंटर बंद हो जाता है, तो हो सके तो आप 4 से 5 बजे के बीच में टिकट को ले लीजिए। और जब आप उत्तरकाशी से सोनप्रयाग के लिए जाएंगे तो यकीन मानिए जो यहाँ का ट्रैक है, रोड ट्रैक है, वो इतना शानदार व्यू से भरा हुआ है कि यहाँ पर आपको प्रकृति के अनोखे अनोखे व्यूज़ देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही गजब का और बहुत ही सुंदर ये ट्रैक बना हुआ है। और कहीं आपको बस में आगे वाली सीट मिल जाती है तो यकीन मानिए कि आप जन्नत में चले जाएंगे। इतना सुंदर यहाँ पर ट्रैक पूरा का पूरा दिखाई देगा आपको। तो हम जो जाएंगे वो श्रीनगर होते हुए जाएंगे, तो बीच में श्रीनगर भी पड़ेगा। और जहाँ से श्रीनगर आप मालूम ही है कि कितना ज़्यादा अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात है, तो यहाँ पर आप वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये मेरी जो ट्रिप थी वो बहुत ही शानदार हो रही थी, और मैंने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया कि मैं बस से यात्रा कर रहा हूँ। श्रीनगर से जाने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको तेहरी डैम देखने को मिल जाता है। हालांकि ये टूरिस्टों के लिए बंद किया हुआ है, और इसके ऊपर किसी भी तरह की फ़ोटोग्राफी करना पूर्णतः से वर्जित है। और देख सकते हैं ये कितने सुंदर तरीके से बनाया गया है, और ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा बांध है, और दूसरा ये दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। तो इस हिसाब से आप पता कर सकते हैं कि इसका कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण बांध है। और इसका जो व्यू आता है ना वो भी बहुत ही गजब का आता है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसकी परमिशन ड्राइवर साहब से ली कि मुझे थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेने दो, तो उन्होंने तो। उत्तरकाशी से सोनप्रयाग जाने के लिए आपको 2 ट्रैक मिलते हैं या 2 रास्ते हैं। या तो आप श्रीनगर होते हुए जा सकते हैं सोनप्रयाग, या फिर डायरेक्टली आप सोनप्रयाग के लिए जा सकते हैं। मैंने जो फॉलो किया था वो श्रीनगर होते हुए किया था, क्योंकि मुझे यह तेहरी डैम देखना था। तो इस वजह से मुझे रुद्रप्रयाग उतरना पड़ा, और रुद्रप्रयाग से चेंज करनी पड़ती है बस, जो कि सोनप्रयाग के लिए जाती है। सोनप्रयाग से मैजिक या फिर जो छोटे हाथी चलते हैं उस तरह के छोटे वाहन चलते हैं, जो कि गौरीकुंड पर आपको उतार देते हैं। तो गौरीकुंड से ही हमारी यात्रा प्रारंभ होती है, जो कि करीबन 17 से 18 किलोमीटर का ट्रैक होता है, जिसे पार कर हमको केदारनाथ पहुंचना होता है। गौरीकुंड का ये जो मंदिर है यहाँ से ही यात्रा को चालू किया जाता है, और फिर यहाँ पर ही आकर ख़त्म किया जाता है। तो यहाँ से मैं सुबह 4 बजे यात्रा को प्रारंभ कर देता हूँ। रास्ते में बहुत ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से मैं शूट नहीं कर पाया था। जैसे ही थोड़ा सा उजाला होता है मैं शूट करने लग जाता हूँ वीडियोज़। तो देख सकते हैं कि अभी करीबन 6:30 बज गए हैं और अंधेरा ख़त्म हो चुका है, उजाला होने लगा है। और करीबन 17 किलोमीटर का यह ट्रैक होता है, जो बहुत मुश्किल होता है। और हालांकि मैंने तो इसको 8:30 बजे में तक कंप्लीट कर दिया था। हाय बोलो। दे बाबा केदारनाथ मंदिर से करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर पहले आपको हेलीकॉप्टर मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो हवाई जहाज़ की सुविधा ले सकते हैं, पर इसकी प्री बुकिंग होती है, करीबन 1-1.5 महीने पहले ही स्टार्ट हो जाती है। फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं बाबा केदारनाथ के धाम। और मैंने यात्रा को जो शुरू किया था वो गौरीकुंड से 4 बजे स्टार्ट कर दिया था, और यहाँ पर मैं करीबन 8 बजे पहुँच गया हूँ। तो देख सकते हैं कि कितना मौसम साफ़ है, पर ये कितने देर तक बना रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि यहाँ पल पल में मौसम बदलता है। तो आज देख सकते हैं कि ज़्यादा भीड़ नहीं है, और बाबा केदारनाथ के लिए काफ़ी अच्छा दर्शन यहाँ पर हो सकते हैं उनके। अभी यहाँ पर टोकन की भी सुविधा उपलब्ध कर दी है, क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अभी जैसे कि देख सक रहे हैं अभी तो बहुत कम भीड़ है, और यही 12-1 बजे आप देखेंगे तो बहुत सारा पूरा ये पंडाल जो है, जो पूरा प्रांगण है, ये पूरा भर जाता है। और बहुत ही आनंदमय है। टेम्परेचर बहुत अधिक नहीं है, पर धूप निकली हुई है। बाबा केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल सामने हमारे नंदी बाबा जी विराजित हैं, तो यहाँ पर आप इनकी पूजा करवा सकते हैं। पंडित वगैरह यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे, और पकड़ के आपसे बोलेंगे पूजा कर लो, पूजा कर लो। अगर आप नहीं भी करेंगे तो वो ज़बरदस्ती आपसे पूजा करवा देंगे। खैर मैं मजाक कर रहा हूँ। तो अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे पंडित वगैरह मिल जाएंगे, उनसे आप यहाँ पर पूजा करवा सकते हैं। और अगर पीने के पानी की या नहाने की व्यवस्था की मैं बात करूं तो वैसे तो यहाँ पर टॉयलेट वगैरह बनी होती है, जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर इस तरह की धाराएं बना रखी है,
जिनसे आप हाथ मुंह धो सकते हैं और इसका पानी भी आप पी सकते हैं क्योंकि ये सीधे ग्लेशियर से आया हुआ पानी है और बहुत ही शुद्ध पानी है। बाबा केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल पीछे ये देख रहे हैं कुंड बना हुआ है जिसमें अभिषेक का पानी आता है और यहाँ पर चिन्नामित के रूप में पंडित जी बैठे हुए थे, वो सबको चिन्नामित के रूप में वो पानी देते हैं। तो इसे आप चाहें तो भरवा कर घर पे भी ले जा सकते हैं। और अभी हम लोग आ चुके हैं, ये पीछे देख रहे हैं, इसे भीमशिला बोलते हैं। यकीनन आपको 2013 की घटना याद होगी जब बादल के फटने से पूरे केदारनाथ में बाढ़ की सिचुएशन आ गई थी और उसी समय ये जो पत्थर आप देख रहे हैं इसे भीमशिला नाम दे दिया गया है। और उस समय यहाँ पर ये पत्थर नहीं हुआ करता था, ये बाढ़ में बहकर पत्थर ये बाबा केदारनाथ के मंदिर के बिल्कुल पीछे आकर चट्टान की तरह खड़ा हो गया था। और बताते हैं कि इसी वजह से जो बाबा केदारनाथ का मंदिर है उसे किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं हो पाई थी क्योंकि पानी का जो बहाव था वो सारा ये पत्थर झेल रहा था। तो ये काफ़ी चमत्कार ही एक तरह से बोल सकते हैं कि इतनी ज़्यादा बाढ़ आने के बाद में भी मंदिर का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। देख सकते हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। और अब देखिए आप कितनी लंबी लाइन लगी है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर लाइन नहीं हुआ करती थी और मंदिर के काफ़ी अच्छे से दर्शन हो चुके हैं। रास्ते में कई पुजारी ऐसे मिलते हैं जो बाबा तपस्या में लीन रहते हैं। बाबा केदारनाथ से जो नदी बहती है उसे मंदाकिनी बोला जाता है, पर इसका जो पानी है वो मैं बता नहीं सकता था। इतना निर्मल पानी था, इतना मीठा पानी था कि मैं जितनी बार इसको पी रहा था मेरा मन नहीं भर रहा था, इतना स्वादिष्ट पानी था ये। और जगह जगह आपको इस तरह की कई सारी झरने मिलेंगे जहाँ से आप पानी भर सकते हैं। तो पानी पीने की तो यहाँ पे बिल्कुल भी समस्या आने वाली है नहीं। और तो फाइनली हम लोगों ने यात्रा को पूर्ण कर लिया है और 17 किलोमीटर मैं गया था और 17 किलोमीटर वापस आया हूँ। तो ये पूरा जो समय मुझे लगा था वो 34 किलोमीटर को पार करने में 12 घंटे मुझे लगे हैं। मतलब सुबह 4 बजे मैंने स्टार्ट की थी और अभी भी शायद 4 ही बज रहे हैं। और देखिए मैं आ चुका हूँ गौरी कुंड में और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये गर्म पानी का कुंड है और यहाँ स्नान किया जाता है। उसके बाद में फिर यात्रा को प्रारंभ किया जाता है। रात को मैं दिखा नहीं पाया था क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था सुबह के समय। और यहीं पर आकर फिर मंदिर भी बने हुए हैं, यहाँ के दर्शन कर सकते हैं और सुबह जाते हुए भी यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ से ही यात्रा प्रारंभ होती है। और यहाँ अगर रुकने की बात की जाए तो काफ़ी सारे होटल्स वगैरह भी हैं और लॉज वगैरह भी हैं जहाँ पर आप रुक सकते हैं। और काफ़ी जगह पे आपको लॉकर सुविधा भी मिल जाती है। तो वहाँ पर आप 50 रुपये 100 रुपये देकर अपने सामान को एक्स्ट्रा जो भी है वो यहाँ पर जमा करवा सकते हैं और आते हुए आप उस सामान को उठा सकते हैं। कभी भी जब आप गौरीकुंड आ जाएं वापस तो यहाँ पर पता कर लीजिए, कभी कभी यहाँ से बसें जाती हैं डायरेक्ट बद्री धाम के लिए, नहीं तो फिर आपको सोनप्रयाग आना पड़ेगा। सोनप्रयाग से आपको बसेस मिल जाती हैं बद्रीनाथ जाने के लिए, पर वही कहानी रहती है कि यहाँ पर सुबह ही आपको बस मिलती है, 7 या 8 बजे तक बस मिलती है। और उसके बाद में अगर आप वो नहीं पकड़ पाते हैं, वो नहीं ले पाते हैं, तो फिर आपको कई सारे टुकड़ों में जाना पड़ेगा। तो वो असुविधा से बचने के लिए आप पहले पता कर लीजिएगा। अगर सीधी जा रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप सोनप्रयाग आ जाइए। सोनप्रयाग से सुबह 8 बजे तक सीधी डायरेक्ट जो बसें होती हैं वो जाती हैं, नहीं तो आपको टुकड़ों में जाना पड़ेगा। जैसे कि मैं गया हूँ, टुकड़ों में ही गया हूँ और मैं कर्णप्रयाग आ गया था क्योंकि कर्णप्रयाग एक तीर्थ स्थल है और यहाँ पर तो अभी हम लोग कर्णप्रयाग में, ये रास्ते में पड़ता है। यहाँ पर मुझे बस के लिए चेंज करना था तो यहाँ पर ये देखा मैंने कि 2 नदियों का संगम हो रहा है। एक तो ये अलकनंदा है जो केदारनाथ से आ रही है और एक ये पिंडू करके कोई बता रहे हैं वो है, और दोनों का ये संगम हो रहा है। इस जगह का नाम कर्णप्रयाग महाभारत के कर्ण से संबंधित है। ऐसा माना जाता है और कहा जाता है कि जब कर्ण का वध हुआ था या कर्ण की जब मृत्यु हुई थी महाभारत होते समय, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनका जो अंतिम संस्कार किया था वो इसी जगह पे किया था। इसी वजह से इस शहर का नाम कर्णप्रयाग रख दिया गया था। देखिए, जो गलती मैंने की है वो आप बिल्कुल भी ना करें। मैंने करीबन 34 किलोमीटर की यात्रा की थी और इस वजह से लिए बहुत ज़्यादा मैं थक गया था और सुबह ही मैं करीबन 9 या 9:30 बजे उठा था। इस वजह से बसेस सारी मिस हो चुकी थी। अभी मुझे टुकड़ों में जाना पड़ रहा है, पर आप कोशिश करें कि सोनप्रयाग से जो डायरेक्ट बसेस जाती हैं 8 बजे से पहले, या तो जोशीमठ के लिए पकड़ लें या फिर आप सीधे बद्रीनाथ के लिए मिलती है। तो अभी मैं कर्णप्रयाग से आ चुका हूँ जोशीमठ और यहाँ से अब आपको छोटी जो
जो टाटा सुमो होती हैं और छोटी गाड़ियाँ जो होती हैं वो चलती हैं, जो कि आपको बद्रीनाथ धाम के बस स्टैंड पर पहुंचा देती हैं। जोशीमठ के बस स्टैंड या प्रतीक्षालय के बिल्कुल बगल में आप देख सकते हैं कितनी सारी टाटा सुमो खड़ी हुई हैं और ये सभी जाती हैं बाबा बद्रीनाथ। तो इनका जो किराया होता है वो अभी ये 150 रुपये ले रहे हैं ये, और सीज़न के हिसाब से ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े पहाड़ और खाइयाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो इनसे बचते बचाते हम लोग पहुँच जाते हैं बाबा बद्रीनाथ के बस स्टैंड, और ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है। अगर आप यहाँ नवंबर दिसंबर में आते हैं तो स्नो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ठंडक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडक है, और बाबा केदारनाथ से और गंगोत्री जमुनोत्री से मुझे यहाँ पर ठंड काफ़ी अधिक लग रही है। तो सबसे पहले मुझे रहा नहीं गया और मैं बद्रीनाथ मंदिर के पास में चला गया देखने के लिए कि कहाँ पर है मेरे बद्रीनाथ जी। तो वहाँ पर सामने ही बद्रीनाथ जी मंदिर मुझे दिख गया था, और तुरंत ही मैं पास में आ जाता हूँ। ये नदी को पार करना होता है यहाँ पे, जिस पे पुल बना हुआ है, और यहाँ पर सबसे पहले ताप्ती कुंड पर जाना होता है, जहाँ पर गर्म पानी का कुंड है, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी होता है जो कुंड में निकलता रहता है। तो वहाँ पर हम लोग स्नान जरूर करेंगे, और यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें हैं जहाँ से आप प्रसादी वगैरह ले सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये कुंड बना हुआ है, और ये गर्म पानी का कुंड बना हुआ है। महिलाओं के लिए अलग से कुंड बनाया गया है। यह कुंड की एक विशेषता है कि जितना जितना टेम्परेचर नीचे गिरता है इसका तापमान उतना ज़्यादा बढ़ने लगता है, मतलब जितनी ठंड होती है उतना ही ज़्यादा इसका पानी गर्म होने लगता है। तो अभी यहाँ पर स्नान करने के बाद में हम लोग पहुँच गए थे बाबा बद्रीनाथ जी के धाम, मतलब मंदिर में। और यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि माहौल कितना अच्छा बना हुआ है। शाम का समय हो रहा है और अभी थोड़ी कुछ ही देरों में आरती भी स्टार्ट हो जाएगी। तो अंदर जाके मैं दर्शन कर लूँगा। अंदर कैमरा ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इसी वजह से मैं अंदर के आपको दर्शन नहीं करा सकता। बाबा केदारनाथ मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि शाम के समय जब अंधेरा हो जाता है, फिर इसे लाइटिंग से जब प्रकाशित किया जाता है तो मानो ऐसा लगता है कि आप स्वर्ग के द्वार पर आ गए हों। इतना बेहतरीन तरीके से इसमें लाइटिंग की जाती है और इतना अच्छा इसमें प्रकाश डाला जाता है कि यह ऐसा लगता है कि बस इसको देखते ही रहो, तो बहुत ही आनंदमय हो जाता है। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चारों धाम में आप किसी भी धाम में जा रहे हो तो अपने पास में पैसे हमेशा कैश रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि एटीएम काम नहीं करते हैं। जैसे आज मुझे यहाँ केदारनाथ में एटीएम एक भी मुझे ऐसा नहीं मिला जो काम कर रहा हो, जो पैसे निकाल रहा हो। तो यहाँ पर मुझे पैसे की थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, और पर आजकल ऑनलाइन पेमेंट होता है तो इस वजह से दिक्कत नहीं हुई थी। और यहाँ पर धर्मशाला और होटल्स यहाँ पर आप काफ़ी सारे मिल जाएंगे, और लोकल मार्केट भी है। तो यहाँ से अगर आपको थोड़ी बहुत ख़रीदारी करनी हो तो कर सकते हैं, बाकी यहाँ पर सामान बहुत अधिक महंगे होते हैं। तो गुड मॉर्निंग। तो भाई सुबह के हो रहे हैं 3:51, मतलब कि 4 बजने वाले हैं। और यहाँ पर आरती का मुझे बताया कि 4 या 4:30 बजे स्टार्ट हो जाती है, किसी ने 5 बजे बोला है। तो मैं आ गया हूँ बद्री विशाल मंदिर शाम की, मतलब सुबह की आरती में शामिल होने के लिए। और भाई टेम्परेचर जो है ना वो हो रहा है -3, तो बहुत ज़्यादा ठंड है। तो हम लोग वापस से आ गए हैं ताप्ती कुंड पर, और यहाँ पर मैं महिलाओं के कुंड कल आपको नहीं दिखा पाया था क्योंकि मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही थी महिला कुंड तरफ जाने में, और अभी कोई भी नहीं है, इसी वजह से मैं आपको दिखा देता हूँ कि महिला कुंड यहाँ पर बना हुआ है जिसमें महिलाएं स्नान कर सकती हैं। और अगर पुरुषों की बात करूँ तो पुरुषों का कल मैंने आपको कुंड दिखाया था, तो वहाँ पर जैसे कि ये कुंड बना हुआ है, यहाँ पर पुरुषों के स्नान होते हैं। और अभी भी यहाँ का जो पानी है वो बहुत गर्म है, जबकि तापमान अगर की बात की जाए तो बहुत ही ठंडा है। तो यहाँ पर आप स्नान कीजिए, उसके बाद में फिर चले जाते हैं दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर। तो ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको मंदिर के अंदर का भी ये दृश्य है, और बहुत चोरी से लिया था ये। और बाहर से देखने में जो मंदिर है ना वो देखिए आप, कितना बढ़िया लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। और सुबह सुबह यहाँ की जो आरती होती है और यहाँ के जो क्या बोलते हैं उसको, मंत्रों का जो उच्चारण होता है ना वो बहुत ही अद्भुत होता है। मैं थोड़ा सा आपको सुनाना चाहता हूँ यहाँ पे।
और इन्हीं मंत्रों के साथ में भगवान विष्णु का अंदर जलाभिषेक किया जाता है और उनका श्रृंगार किया जाता है। जलाभिषेक और श्रृंगार होते समय किसी भी भक्त को अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है, न ही उनको दिखाया जाता है। जब उनका श्रृंगार हो जाता है तब उनको दर्शनों के लिए खोल दिया जाता है और सभी भक्त लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। अगर मैं सुबह की बात करूं तो सुबह यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर भीड़ होती है, क्योंकि ठंड यहाँ पर इतनी ज़्यादा होती है। उस वजह से बहुत ही कम लोग हैं जो यहाँ पर सुबह आ पाते हैं, सुबह की आरती में शामिल हो पाते हैं। तो आप अगर अच्छी श्रद्धा है आपकी और आप चाहते हैं तो सुबह की आरती में ज़रूर आइए। यहाँ पर ना तो आपको भीड़ मिलेगी और दर्शन भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाते हैं। तो सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूँ बद्रीनाथ जी के बस स्टैंड पर, और यहाँ से 7 बजे के लगभग गाड़ियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं जो कि ऋषिकेश जाती हैं और हरिद्वार के लिए भी जाती हैं। तो हरिद्वार की अगर मैं बात करूँ तो 550 रुपये उसका टिकट होता है और ऋषिकेश का 500 रुपये होता है। तो हम लोग हरिद्वार के लिए ही निकलेंगे यहाँ से और हमारी चारों धाम की यात्रा यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। और इस पूरी यात्रा को करने में मुझे 9 दिन लगे थे। आपको 1-2 दिन ऊपर या नीचे लग सकता है, वो आप पे डिपेंड है आप कितने जल्दी कर सकते हैं। पर मेरे ख्याल से आप चारों धाम की यात्रा कर रहे हैं तो उसे आराम से कीजिएगा, और भले ही आपके 10 से 11 दिन भी लग जाएँ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये पहाड़ी इलाकों में क्या होता है कि दूरी भले ही कम होती है पर वहाँ पर चढ़ना और उतरना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ की जो बसों की मैक्सिमम स्पीड जो होती है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे ही होती है। इसीलिए अगर 90 किलोमीटर भी है तो उसमें पूरा का पूरा दिन हो जाता है यात्रा करते हुए। बोलो बद्री विशाल की। तो यहाँ पर हम अपनी यात्रा को विराम देते हैं और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए परफेक्ट कोई भी नहीं होता है, मुझसे भी कई सारी इसमें गलतियाँ हो गई होंगी जो मैं नहीं बता पाया हूँ या फिर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और इसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है तो मेरा अप्रिशिएशन भी थोड़ा सा कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ में इसी तरह से जुड़े रहेंगे और इसी तरह से मोर वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये वीडियो बनाकर, और इस यात्रा को करते हुए भी मुझे बहुत ही आनंद आया। और मेरे परिवार में पहला मैं सदस्य हूँ जिन्होंने इस तरह की 4 धाम यात्रा को पूर्ण किया और आपने अंत तक वीडियो को देखा है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि बाबा केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें और आपको भी अवसर दें कि वो 4 धाम की यात्रा आप कर सकें। तो अगला जो वीडियो रहेगा वो भी किसी यात्रा से ही रिलेटिव रहेगा। तो